नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक ऐसी सब्सिडी स्कीम के बारे में, जिसमें सब्सिडी का जो कंपोनेंट है वो 95% तक है। मतलब 95% तक गवर्नमेंट ग्रांट से ये प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। इस स्कीम का नाम है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट में MSC CDP भी कहते हैं। दैट मीन्स माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस स्कीम का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा आम लोगों को पता भी नहीं है, खासकर उत्तर भारत में। साउथ इंडिया में ये स्कीम काफ़ी पॉपुलर है और वहाँ काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी अ, लगे हैं इस स्कीम के तहत। इस स्कीम में दो एक ऐसे शब्द हैं CFC एंड SPV, जिनका उल्लेख बार-बार इसमें आएगा। तो जब भी हम CFC की बात करें तो CFC की फुल फॉर्म होती है कॉमन फैसिलिटी सेंटर। जब मैं कह रहा हूँ कि कोई प्रोजेक्ट लगेगा, इट मीन्स वो CFC लगेगा। मतलब जब भी प्रोजेक्ट कहें तो आप समझ लीजिए उसका मतलब CFC है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर है। जब भी कॉमन फैसिलिटी सेंटर मतलब प्रोजेक्ट है। और एक दूसरा शब्द इसमें ज़्यादा यूज होगा SPV। SPV की फुल फॉर्म है स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो जो कंपनी ये प्रोजेक्ट लगाएगी उस कंपनी को ही हम SPV कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट मीन्स CFC एंड कंपनी मीन्स SPV। हो सकता है आम लोग इस दो शब्दों के बारे में ज़्यादा ज्ञान ना हो कि SPV क्या है और CFC क्या है। तो इस स्कीम को समझने के लिए आपको ये दो शब्द याद रखने हैं। कॉमन फैसिलिटी सेंटर मतलब प्रोजेक्ट्स, SPV मतलब आपकी कंपनी। अब आप कहेंगे कि 95% अगर इस स्कीम में सब्सिडी है और पूरे भारतवर्ष में ये सब्सिडी है, फिर लोग क्यों नहीं लगा रहे? इसका क्या कारण है? अभी तक तो 95% सब्सिडी तो सभी को ले लेनी चाहिए थी। तो इस स्कीम में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जिनका प्रचार किया ही नहीं गया, लोगों को बताया ही नहीं गया कि आपको राज्य सरकारों का ये दायित्व था बताना, तो शायद उन्होंने भी कभी इतना पेन नहीं लिया। हालांकि ये स्कीम 2022 से लागू है, तो 3-4 साल हो भी गए हैं इस स्कीम को चालू हुए। तो भारत के कुछ हिस्सों में जैसे आपका गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो वहाँ तो ये स्कीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है, वहाँ हर स्टेट में इसके प्रोजेक्ट लगे हैं। जबकि हमारा यहाँ यूपी, बिहार, हिमाचल, J&K, पंजाब, यहाँ थोड़ा इसका इतना प्रचार प्रसार हुआ नहीं है। हरियाणा में फिर भी थोड़ा इसका है कि स्कीम में 10-12 प्रोजेक्ट ऑलरेडी वहाँ चल रहे हैं। तो आज हम थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि स्कीम में कंपोनेंट ज़्यादा हैं। तो इसको समझने के लिए और 95% सब्सिडी अवेल करने के लिए हमें इसको स्टेप बाय स्टेप इसको बड़ी बारीकी से समझना है कि ये प्रोजेक्ट है क्या? देखने में टफ लगता है, सुनने में टफ लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली एक-एक स्टेप वाइज़ उसको करेंगे, तो सब कुछ होता जाता है ऑटोमैटिकली विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स। तो सबसे पहला है इसमें एलिजिबिलिटी। हाइलाइट्स स्कीम की क्या है कि इसमें एलिजिबल कौन है? कौन इस स्कीम को अप्लाई कर सकता है? तो कोई व्यक्ति या कोई साझेदारी फर्म वगैरह वो इसको अप्लाई नहीं कर सकती। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह भी अप्लाई नहीं कर सकती। इसके लिए हमें एक कंपनी बनानी होती है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो ROC हम कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो वहीं वैसे ही रजिस्टर होती है जैसे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होती है। इन एडिशन टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो सर्टिफिकेट आता है इसका भी वैसे ही आता है, लेकिन उसके अलावा इसका एक सेक्शन 8 का लाइसेंस अलग से आता है। तो जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का तो नाम होता है जैसे ABC एग्रो प्राइवेट लिमिटेड फॉर एग्जांपल, तो या लिमिटेड, उनके आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगा रहता है। जबकि सेक्शन 8 कंपनी के लास्ट में ये शब्द नहीं लगे रहते प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। उसमें फाउंडेशन, एसोसिएशन, फेडरेशन इस तरह के शब्द लगाए जाते हैं।
अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, एबीसी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, अगर वो सेक्शन 8 कंपनी उसी नाम से बनेगी तो वो बनेगी एबीसी एग्रो एसोसिएशन, एबीसी एग्रो फाउंडेशन, एबीसी एग्रो फेडरेशन, इस तरह के नाम उसमें आते हैं। बहुत बड़े-बड़े घराने, औद्योगिक घरानों ने भी सेक्शन 8 कंपनियां बनाई होती हैं। आपने सुना ही होगा अदानी फाउंडेशन, अंबानी फाउंडेशन, तो वो क्या है, वो सारी ही सेक्शन 8 कंपनीज हैं। सेक्शन 8 कंपनी की एक खूबसूरत बात ये है कि ये एक सोशल काम भी कर सकती है और बिजनेस भी कर सकती है। इसको एक ऐसे टूल की तरह देखा जाता है जो सामाजिक कल्याण में भी भागीदारी करती है और बिजनेस में भी अपना हाँ, काम आगे बढ़ा सकती है। तो सेक्शन 8 कंपनी वैसे तो 2 लोगों से बन जाती है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है, वैसे सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए हमें 2 ही लोग चाहिए होते हैं, 2 ही डायरेक्टर होते हैं। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल इसका जो स्टेटस रहता है, वो उसको नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कहा जाता है, कि सेक्शन 8 कंपनी जो है वो एनजीओ की तरह काम करती है फॉर ए लेमैन, कि जैसे हमारी कोई सोसाइटी काम करती है, ट्रस्ट काम करता है। तो सेक्शन 8 कंपनी का भविष्य में भी कुछ ऐसी चीज़ें ये कर सकती है, जैसे इनकम टैक्स में अप्लाई करेगी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इनकम टैक्स भी इसको माफ़ हो जाएगा, और एटीजी और 12A की रजिस्ट्रेशन वगैरह भी ये ले सकती है। कहीं से इस प्रोजेक्ट को ना भी अगर ये लगाती है, तब भी सेक्शन 8 कंपनी बहुत से काम कर सकती है, जैसे कोई डोनेशन मिल रहा है, कोई सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने सुना होगा सीआरएस फंड कहीं से मिल रहा है। ये एक नेशनल लेवल की कंपनी, एक नेशनल लेवल की एनजीओ बनती है। अगर कोई हमने सोसाइटी या ट्रस्ट बनाते हैं तो स्टेट लेवल का बनता है, लेकिन उसी की रजिस्ट्रेशन अगर हम सेक्शन 8 कंपनी में कराएंगे तो ये एक नेशनल लेवल का आपका कार्य क्षेत्र बन जाता है। आप भारत में कहीं भी कार्य इसमें कर सकते हैं, कहीं भी ब्रांचेज इसकी आप खोल सकते हैं। प्रोजेक्ट को डिटेल में समझने से पहले हम सेक्शन 8 कंपनी का डिटेल में डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे काफ़ी लोगों को इस फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस का पता नहीं है कि इसके अंदर भी काम होता है। हमें पता है कि हम प्रोप्राइटरशिप बनाते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, ये तो हमें पता है। तो क्या हम सेक्शन 8 कंपनी बना के भी 95% तक की ग्रांट ले सकते हैं? ये बहुत से लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। तो पहली एलिजिबिलिटी इसकी जो है वो सेक्शन 8 कंपनी इसमें बनेगी, तभी ये प्रोजेक्ट उसको मिल सकता है। कुछ इसमें रिलैक्सेशन दी है कि अगर कोई छोटा-मोटा गाँव है, वहाँ कोई एग्रो से रिलेटेड आप एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो एक अगर किसी की एफपीओ बनी हुई है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी ये काम कर सकती है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी ही के तहत ये ज़्यादा काम होता है, तो हमें सेक्शन 8 कंपनी ही बनानी है इसके लिए, ताकि फ्यूचर में हमें इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल सके, डोनेशंस मिल सके, और हमें राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर कोई मदद लेने की ज़रूरत पड़े, तो इसमें हमें मिल सके। द फर्स्ट स्टेप इज टू फॉर्म सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए 2 ही लोग चाहिए, 2 इसके डायरेक्टर होंगे। लेकिन अगर हमने 95% का सब्सिडी लेनी है, तो फिर ये जो इसमें लोग होंगे वो आपस में एक ही फैमिली के नहीं होने चाहिए। अब आते हैं इसके पॉइंट नंबर 2 पे, कि मिनिमम मेंबर। अब ये प्रोजेक्ट लेने के लिए कितने होंगे? जो 95% वाला हमने प्रोजेक्ट लेना है, तो जो हमारा ये सीएफसी है, ये जो प्रोजेक्ट है कॉमन फैसिलिटी सेंटर वाला 95% सब्सिडी वाला, इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 5 करोड़ से शुरू होती है। तो इसका मतलब ये है कि 5 करोड़ से नीचे के जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो इस स्कीम में कवर नहीं होंगे। तो हमें मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारा 5 करोड़ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कोई मान लो कोई कोल्ड स्टोर लगाना चाह रहे हैं, कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोसेसिंग का करना चाह रहे हैं, कोई हम फर्नीचर का, कोई फार्मा का, एमएसएमई में तो हजारों प्रोजेक्ट्स किसी भी तरह का आपका हो सकता है। तो उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट वो 5 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें मेंबर कंपनी में कितने होने चाहिए ये प्रोजेक्ट लेने के लिए? बनाने के लिए तो 2 ही चाहिए। लेकिन अगर अब आपने इस प्रोजेक्ट को लेना है, ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर अगर आपने बनाना है, तो इसमें अगर आपका प्रोजेक्ट 5 करोड़ से 10 करोड़ है, इसमें प्रोजेक्ट्स को 2 हिस्सों में बाँटा गया है। 5 करोड़ से 10 करोड़ के प्रोजेक्ट और 10 करोड़ से 30 करोड़ के प्रोजेक्ट।
तो अगर आपने 10 करोड़ तक का प्रोजेक्ट लेना है, मतलब 5 करोड़ और 10 करोड़ के बीच का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, तो आपकी कंपनी में 10 लोग मिनिमम इसके मेंबर होने चाहिए। तो जब आपने कंपनी बनाई है तो आपने उस टाइम 2 लोगों से बना दी थी, तो 8 लोग इसमें आपने मिनिमम और ऐड करने हैं, तब वो 10 होंगे। तब आप 5 से 10 करोड़ का प्रोजेक्ट लेने के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी कैटेगरी है प्रोजेक्ट्स जो 10 करोड़ से 20 करोड़ वाले हैं। उसमें हमें 20 लोग चाहिए, मतलब 5 से 10 करोड़ तक 10 ही लोग चाहिए कंपनी के मेंबर, और अगर प्रोजेक्ट 10 करोड़ से 30 करोड़ का है तो कम से कम 20 लोग कंपनी में मेंबर होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमारा प्रोजेक्ट 10 करोड़ का है, तो हमने 10 लोग इसमें मेंबर बना दिए। तो जो मेंबर इसमें बनेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम शेयर होल्डिंग ऑफ ए मेंबर इन द एसपीवी। मैंने कहा था एसपीवी मतलब कंपनी, जब भी एसपीवी का जिक्र आए आप समझ लीजिए हम वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी। तो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग किसी व्यक्ति की 10% से ज़्यादा इसमें नहीं होगी। ऑन पेपर जब आप इसकी मेंबर ऐड करेंगे तो हर व्यक्ति का शेयर इसमें स्टार्टिंग में तो 50-50% से 2 लोग बना दिए थे, उसके बाद हर बंदे का 10% ही इसमें शेयर रहेगा मैक्सिमम। इसके अलावा वो अगर कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, एसपी में पैसा लगाना चाहता है, वो कंपनी को एज ए लोन दे सकता है, जो कंपनी उसको फ्यूचर में वापस कर देगी। अब कंडीशन ऑफ मेंबरशिप नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। आपने 10 लोग जो ये मेंबर बनाए हैं कंपनी के, ओनली 1 मेंबर फ्रॉम ए फैमिली। ये कंडीशन हमें क्या कहती है कि एक फैमिली से सिर्फ एक ही व्यक्ति इसका मेंबर होगा। ये कंडीशन क्यों डाली है सरकार ने? अगर 95% सब्सिडी है तो परिवार के ही 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है जी, उसमें बेटा हो गया, फादर हो गया, मदर हो गए, 1-2 कजन उसमें डाल दी, अपनी ही कंपनी बना के गवर्नमेंट से 95% की सब्सिडी वो ले लेंगे, तो पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट विल बी डिफीटेड, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को देने का मतलब है कि इसका लोगों को भी फायदा होना चाहिए आपके साथ साथ। तो कंडीशन ऑफ मेंबरशिप ये आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आप 10 मेंबर इसमें बनाएंगे कंपनी में, तो ओनली 1 मेंबर फ्रॉम ए फैमिली, एक फैमिली से एक ही मेंबर इसमें होगा, जो आपकी ब्लड रिलेशन वाली फैमिली होती है, जिसको हम एंसेस्ट्रल भी कहते हैं। अब एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप, अगला पॉइंट हमारा है एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप। जब हम कह रहे हैं कि इसमें 10 मेंबर होंगे, तो इट डजंट मीन कि कोई भी उठा के इसमें मेंबर हम बना देंगे। ये स्कीम है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, जो छोटा-छोटा काम कर रहे हैं। मान लो हमने एक 10 करोड़ का डेयरी का एक क्लस्टर का प्रोजेक्ट लेना है गवर्नमेंट से 95% सब्सिडी के लिए। तो जो 10 मेंबर इसमें होंगे, वो 10 मेंबर छोटा-छोटा अपना ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसी फील्ड से रिलेटेड जिस फील्ड का आप प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से माँग रहे हो। आप डेयरी प्लांट लगाना चाह रहे हो, तो 10 लोग इसमें ऐसे मेंबर होंगे जो ऑलरेडी अपना छोटा-मोटा डेयरी का काम करते हैं। तो उनका हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन भी होगा, अगर नहीं है तो करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो 10 मेंबर होंगे इसमें मिनिमम। अब अगला पॉइंट हमारा है मैक्सिमम सब्सिडी या ग्रांट इन एड जिसको हम कहते हैं, वो कितनी होती है? 95% रहती है इसमें। आपका 5 करोड़ से 10 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, उसमें रहेगी 95%। अगर आपका प्रोजेक्ट 10 करोड़ से ऊपर का है, 10 करोड़ से लेके 30 करोड़ का है, तो ये आपकी ग्रांट या सब्सिडी फिर 85% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट रह जाती है। जैसे प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में मैंने पहले कहा कि प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 to 10 करोड़ एंड 10 to 30 करोड़। अब प्रोजेक्ट किसी का 30 करोड़ से ऊपर का भी हो सकता है। अगर किसी का 40 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो सब्सिडी उसको उतनी ही मिलेगी 30 करोड़ के हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट इसमें 30 करोड़ है। ऐसा नहीं है कि उसको 30 करोड़ का ऊपर हो गया तो उसको मिलेगी नहीं, मिलेगी, लेकिन 30 करोड़ पे ही कैलकुलेट होगी। अब ये जो सब्सिडी 95% हम कह रहे हैं, इसमें ब्रेकअप इसका क्या है, शेयर ऑफ सब्सिडी किसका कितना है? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है 80% और बाकी 15% जो है वो जिस भी स्टेट में ये प्रोजेक्ट लग रहा है, वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि बाकी का 15% उसने उसको देना है। अब 100% में से 95% हमें मिल गया,
80% सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल गया, भारत सरकार से मिल गया, 15% राज्य सरकार से मिल गया। तो बाकी का जो 5% हमारा बच गया, वो कंपनी ने लगाना है, जिसको हम मार्जिन मनी भी कहते हैं। एसपीवी ने लगाना है, कंपनी ने लगाना है 5%। अगर हमारा प्रोजेक्ट 10 करोड़ से ज़्यादा का है, 20 करोड़ तक है, तब इसमें टोटल सब्सिडी 85 रह जाती है। तो 85 का ब्रेकअप इस तरह से है कि 70% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का है, और बाकी का जो 15% बच गया, वो फिर कंपनी को खुद लगाना पड़ेगा एज ए मार्जिन मनी। अब इसमें एक ऑप्शन स्टेट शेयर की है कि स्टेट शेयर ऑप्शनल भी है। ऑप्शनल मतलब अगर कोई नहीं लेना चाहता है राज्य सरकार से उसका शेयर, तो फिर उसको जो 15% राज्य सरकार ने देना है, वो फिर खुद की जेब से ही उसमें लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि रिलीज सब्सिडी कैसे होती है। ये सब्सिडी 3 इंस्टॉलमेंट में रिलीज होती है, 50%, 40% एंड 10% प्रोजेक्ट के अप्रूवल के बाद। जैसे प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा तो पहले हमें वो 20% कुछ वहाँ काम करके दिखाना होगा, जैसे अपना प्रमोटर शेयर लगाना होगा और साथ में राज्य सरकार का लगाना होगा। उसके बाद हमें ये 50%, 40% और 10% 3 हिस्सों में सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिलीज होगी। अब इसमें कुछ एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि क्या प्रोजेक्ट इसमें लग सकते हैं, जिसको हम सीएफसी कहते हैं, कॉमन फैसिलिटी। आप इसमें डेयरी के प्रोजेक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के प्रोजेक्ट्स, कोई कोल्ड स्टोरेजेस, फार्मास्यूटिकल के, ऑटोमोबाइल के, हेल्थ के, मेडिकल के, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट्स जो आपका एक आइडिया है कि हम किसी फील्ड में जा सकते हैं, वो इसमें लगाए जा सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें एक आएगा अभी, जैसे हमारा लैंड का इशू। तो लैंड एरिया रिक्वायरमेंट क्या है ऐसा प्रोजेक्ट लगाने के लिए? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की जो गाइडलाइंस है, उसमें कोई एरिया मेंशन वैसे पर्टिकुलरली कुछ किया नहीं गया है कि कितना एकड़ चाहिए या कितना बीघा चाहिए। लेकिन आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से जो आपकी डीपीआर बनेगी, प्रोजेक्ट कोड बनेगी, आपको वो जस्टिफाई करना है कि मेरा इतने एरिया में काम हो जाएगा। तो लैंड एरिया रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल आप कोई मिल्क प्लांट लगाना चाह रहे हैं, तो आपको 5-6 बीघा जगह तो चाहिए या 3000 स्क्वायर मीटर तो चाहिए। वो आपको डिपेंड करता है प्रोजेक्ट 5 करोड़ का है, 10 का है, कितने का। लैंड की ओनरशिप का क्वेश्चन फिर इसमें आएगा, क्योंकि एसपीवी या कंपनी भी अपने आप में एक व्यक्ति ही माना जाता है, जिसको हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कहते हैं। तो एप्लीकेंट क्योंकि आपकी कंपनी है, तो लैंड को आपको कंपनी के नाम ट्रांसफर करना पड़ेगा, और ये या तो कंपनी के पास अगर लैंड नहीं अवेलेबल हो रही है अपनी, तो उसको लीज पे भी ले सकते हैं। लैंड का जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें रहता है, क्योंकि जब तक आपके पास जमीन का अरेंजमेंट नहीं है, आप प्रोजेक्ट लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अब कंडीशन जब हम कह रहे हैं कि लीज पे भी ले सकते हैं, तो कंडीशन इसमें लीज की एक बहुत अद्भुत सी कंडीशन भी है कि अगर जो 10 लोग हैं, उनमें से किसी के नाम अगर जमीन है, तो वो कंपनी को किराया पर नहीं देगा। इसके पीछे मोटिव गवर्नमेंट का ये है कि वो किराया भी कंपनी से लेगा, तो उसको वहाँ भी बेनिफिट होगा, और सब्सिडी भी ले रहा है, वहाँ भी बेनिफिट ले रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गाइडलाइंस ये कहती है कि अगर 10 लोगों जो इसके मेंबर हैं कंपनी के, अगर उनमें से किसी के नाम ज़मीन है, तो उसको वो कंपनी को ट्रांसफ़र कर दे, कंपनी को बेच दे वो प्रोजेक्ट लगाने के लिए। अगर किराए पर लेनी है, तो किसी ऐसे व्यक्ति से लें जो 10 लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं है, किसी बाहर के व्यक्ति से लें। अपने रिश्तेदार से भी ना लें, किसी बाहर के व्यक्ति से लें। अब एक बैंक लोन वाला पॉइंट भी एक समझ लेते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आपको 95% तक सब्सिडी मिल ही रही है, तो बैंक लोन का स्कोप इसमें रहता भी नहीं है कि बैंक लोन इसमें रखा जाए, और रखना चाहिए भी नहीं जब हम 95% तक ग्रांट मिल रही है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत बैंक लोन रखना भी होता है इसमें, तो बहुत ही कम रखा जाता है। प्रमोटर शेयर का 50% अगर कोई चाहे तो रख ले। अब 10 करोड़ का किसी का प्रोजेक्ट है, तो 9.5 करोड़ तो सब्सिडी होगी, 50 लाख ही रह गया आपका प्रमोटर का शेयर कंपनी का। अब उसका भी 50% कर लेंगे, तो बहुत ही कम रह जाएगा। तो लोन इसमें जनरली होता नहीं है, ये सारा प्रोजेक्ट सब्सिडी से ही
आपका लगता है। लेकिन हालांकि इसमें लोन नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट इसको किसी बैंक से या किसी संस्था से अप्रेजल नोट इसका मांगती है कि अप्रेजल नोट आप लगा के इसको दो। तो उसके लिए कोई नेशनल बैंक या सिडबी भी गवर्नमेंट ने स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को अथोराइज कर रखा है इस कार्य के लिए। तो उनसे अप्रेजल नोट इसमें लेके लगता है। हालांकि लोन हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन लगता है। क्योंकि लोन इसमें नहीं है, तो लेकिन जिस जमीन पे ये प्रोजेक्ट लग रहा है उस पर कोई होना भी नहीं चाहिए, कोई मोर्टगेज कि उस जमीन पे पहले से ही कोई लोन होना नहीं चाहिए। अब गवर्नमेंट ने पैसा लगा दिया और पहले से उस जमीन पे कोई लोन चल रहा है, और कल को बैंक आएगा कि हाँ जी इसको खाली करो, तो वो लैंड भी फ्री ऑफ एनी इनकम्बरेंस होनी चाहिए, उस पर कोई भार मुक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रोजेक्ट की कंप्लीशन का टाइम। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कहती है कि 18 महीने में आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, अपनी बिल्डिंग बना लो, मशीनरी इंस्टॉल कर लो। तो अगर इसको एक्सटेंशन भी मिल जाती है अगर कोई चाहे तो इसका प्रोसेस क्या है कि हाउ टू स्टार्ट। प्रोसेस तो वही है कि सबसे पहले तो आपको आइडिया यही आइडेंटिफिकेशन यही करनी है कि क्या मुझे ये प्रोजेक्ट क्लस्टर का लगाना है कि नहीं लगाना है, और अपने कंसल्टेंट से इसका आपने डिस्कस भी करना है। उसके बाद आपने लैंड भी फाइनलाइज करनी है। फिर आपने कंपनी की फॉर्मेशन भी करनी है, सेक्शन 8 की कंपनी की फॉर्मेशन की जाएगी। फिर आपने ये भी डिसाइड करना है कि मैं एक्टिविटी क्या इसमें होगी, क्या क्या किया जाएगा। फिर कंसर्न्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो इसमें स्टेट के इन्वॉल्व होते हैं, वो डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जनरल इन्वॉल्व होते हैं। दिल्ली में तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME ही होती है। उसके बाद ये सारा प्रपोजल फिर दिल्ली सबमिट होता है, फिर वो स्टेट को भेजा जाता है। उसके बाद स्टेट रिकमेंडेशन वापस से दिल्ली भेजी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ MSME को, वहां से फिर इसका अप्रूवल आता है। अब CFC में एक सिंगल एक्टिविटी ना करके उसमें कुछ कंपोनेंट रखना आवश्यक भी हो जाता है। मान लीजिए आप एक डेयरी का प्लांट लगा रहे हैं, तो सिर्फ डेयरी का प्लांट तो चलो लगेगा ही लगेगा। मिल्क चिलिंग प्लांट लग गया, उसमें आपकी प्रोसेसिंग का लग गया। साथ में आपको वहाँ बेटर है कि एक कोई हॉल स्किल डेवलपमेंट के लिए भी रखें, ताकि आप वहाँ के इलाके को लोगों को डेयरी के बारे में कुछ जानकारी भी दे सकें। और आपका जो छत होगा, रूफ होगा फैक्ट्री का, उसके ऊपर आप एक सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं, ताकि आपकी फैक्ट्री का जो बिजली का बिल भी बचे और सारी बिजली वहीं से आपको मिलती रहे। तो ये जो सोलर पैनल आपकी छत पे लग रहे हैं, ये भी प्रोजेक्ट कॉस्ट में ही इंक्लूड आपके रहेंगे। प्रोजेक्ट कॉस्ट के कंपोनेंट क्या-क्या इसमें रहते हैं, जैसे आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, कंसल्टेंसी चार्जेस हो गया, मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल हो गया। ये कुछ टेक्निकल पॉइंट हैं जो आपका DPR बनाने वाला बनाते टाइम आपसे ज़्यादा अच्छे ढंग से इसमें बात करेगा। मैनेजमेंट ऑफ द SPV जब कंपनी है आपकी, उसके स्टार्टिंग में तो हम 2 डायरेक्टर से ही वो बना दी थी, बाद में इसकी एक बॉडी बनेगी, 4-5 लोग उसमें डायरेक्टर होंगे। ब्रांच भी आप इसकी खोल सकते हैं कंपनी की कहीं पे, तो मैक्सिमम इसमें 4 ब्रांचेज ही अलाउड हैं। इसमें कुछ बेनिफिट्स कंपनी के जैसे मैंने आपको बताया कि सब्सिडी के अलावा भी आप बहुत सी चीज़ें हैं जो सेक्शन 8 में कर सकते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है क्लस्टर का, हमारी स्क्रीन पे एक नंबर नीचे चल रहा है। अगर आपको कोई क्वेरीज है इसके बारे में, डिटेल्ड में कुछ और जानकारी लेनी है, तो उसमें आप फ़ोन कर सकते हैं। इस स्कीम को समझने के लिए आपको सिटी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को समझने के लिए क्लस्टर का मतलब समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम बात कर रहे हैं क्लस्टर की, अब इस स्कीम का मकसद क्या है पहले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए आप किसी एक छोटे कस्बे में रहते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहाँ पे छोटे-छोटे डेयरी का लोग काम करते हैं, किसी के पास गाय भैंसे हैं, घर में पनीर बना रहा है, दूध बना रहा है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 10 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट लगा सकें। तो आप आते हैं और आप ये पहल करते हैं कि मैं ये फैक्ट्री लगाऊँगा, मैं ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर लगाऊँगा और 10 करोड़ मैं गवर्नमेंट से लेके आऊँगा, और उन लोगों को आप अपनी फैक्ट्री में इन्वॉल्व करेंगे, उनको वहाँ ट्रेनिंग भी देंगे, उनको वहाँ अलाउ भी करेंगे, आप हमारे यहाँ आइए, हमारी फैक्ट्री को आप यूज़ कीजिए, आप खुद भी काम करेंगे, लोगों को भी फ़ायदा लेंगे। तो इसमें 2 तरह के बेनिफिशियरीज़ हो जाते हैं, एक तो मेंबर हैं, एक दूसरे नॉन मेंबर्स हैं। 10 लोग तो आप मेंबर हो गए, तो लेकिन उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो काम है, वो उस एरिया के और लोग भी कर रहे होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में और लोग भी कर रहे होंगे।
तो आप उन लोगों को भी ये फ़ायदा दे सकते हैं। हालाँकि आपको उनको मेंबर नहीं बनाना है, वो नॉन मेंबर है। लेकिन जो भी फैसिलिटी वो आपकी यूज़ करेंगे, आप उनसे रेंट ले सकते हैं। आपकी कंपनी उनसे किराया ले सकती है। आप उनसे फ़ीस चार्ज कर सकते हैं। कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया, आप फ़ीस रख सकते हैं। आपने कोई कोल्ड स्टोर बना दिया, उसको यूज़ करने के लिए उनसे फ़ीस ले सकते हैं। अपनी मशीनों को यूज़ करने के लिए उनसे फ़ीस ले सकते हैं। तो ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़, इसका नाम ही है कि माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटे-छोटे से लोग काम कर रहे हैं। तो वो एक बड़ी संस्था उस इलाके में बनने से उनको भी फ़ायदा होगा और आपका भी नाम होगा। अब क्लस्टर का मतलब मेंबर जब हम बात करें तो मेंबर फिर उसी एरिया के होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर के लोगों को मेंबर बनाएँ, क्योंकि जिस एरिया में ये लग रहा है, जिस तहसील में लग रहा है, बेटर है कि वहीं के लोग इसमें मेंबर बने। क्योंकि वही उन लोगों को ही वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर नज़दीक रहेगा, वही उसमें काम कर पाएँगे। तो ये इसमें मोटा-मोटा इसका सार है और गवर्नमेंट की इसमें वेबसाइट भी आपके स्क्रीन पे आ रही है msme.gov.in। डिटेल्ड गाइडलाइंस आप वहाँ से भी इसमें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी और भविष्य में हमारे जितने भी स्मॉल एंटरप्राइज़ हैं जिनको कंपटीशन आज इतना ज़्यादा है कि अगर और ये सारे काम कच्चे काम भी हैं। आजकल बिज़नेस में जैसे एग्रो में कोई काम कर रहा है तो अब इतना पैसा बैंक से लोन लेके लगाना वायबिलिटी निकलती नहीं है। और आपकी बैंक की इंस्टॉलमेंट है, सैलरीज़ है, तो एक ऐसा पुश मिल जाए कि जहाँ हमारा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की सहायता से सारा लग जाए। अब 10 करोड़ का प्रोजेक्ट 9.5 करोड़ गवर्नमेंट ही दे रही है। अगर उससे लग जाए फिर आपको आगे चलाना ही तो है उसको। आपके ऊपर लायबिलिटी तो नहीं है ना कि बैंक के लोन है था, उसकी किस्त देनी है। अब 4 दिन काम अगर बंद भी रहता है तो आपको टेंशन तो नहीं है कि हाँ यार बैंक वाले आ जाएँगे। तो आपने इसको सिर्फ़ मैनेज करना है। सरकार आपके साथ है, हिम्मत आप लोगों ने खुद करनी है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काम आएगी और इस फ़ील्ड में आप लोग जो भी बिज़नेस करना चाहें, वो एक आइडिया बनाएँ, ज़मीन का चयन करें, लोगों की एक टीम बनाएँ, खुद भी आगे बढ़ें और अपने एरिया के लोगों को भी आगे बढ़ाएँ। हाँ, धन्यवाद।